सबका एग्जाम खत्म हुआ और छुट्टी कैसा रहा? सर को चल रहा है। ठीक है, लगभग सबका खत्म ही हो गया है। यस सर। अभी तो बचा हुआ। ठीक है। ठीक है, तो हम लोग सरफेस टेंशन देख रहे थे और सरफेस टेंशन में कैपिलरी एक्शन देख रहे थे। ठीक है। कैपिलरी एक्शन में जैसे बोल रहे हैं कि कैपिलरी ट्यूब का हम लोग यूज करना होगा। तो कैपिलरी ट्यूब क्या होता है? तो कैपिलरी ट्यूब कोई सा भी ट्यूब बहुत ही स्मॉल डायमीटर, ठीक है, बहुत स्मॉल डायमीटर हो उसको बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, यानी कि इसका डायमीटर बहुत छोटा होना चाहिए तभी जाके एक्शन हो पाता है, क्योंकि अगर बड़ा डायमीटर रहा तो सिर्फ जो वाटर का हमारा जो सरफेस टेंशन की वजह से शेप दिखता है तो इधर बहुत यहाँ पे माइन्यूट दिखेगा और बाकी जो है लेवल का ही हमको दिखता है, यानी कि सिर्फ जहाँ ट्यूब है वहीं पे। लेकिन अगर ये ट्यूब बहुत पतला रहा तो हमको मिनिस्कस का शेप कुछ दिख जाएगा। जो हम लोग शेप पढ़े थे तो उसमें वो शेप दिख जाएगा। अगर ट्यूब बहुत पतला रहा तो चौड़ा अगर रहा, डायमीटर ज्यादा रहा तो सिर्फ जहां जहां कांटेक्ट है वाटर और ट्यूब में वहीं पे ऐसा शेप बनेगा, बीच में हमको लेवल दिखेगा। जैसे हम लोग ग्लास जो यूज करते हैं या वाटर बोतल यूज करते हैं तो उसका डायमीटर बहुत ज्यादा होता है, तो उसमें हमको उतना फर्क मिनिस्कस के शेप में नहीं पड़ता है, नहीं समझ में आता। ठीक है, लेकिन अगर बहुत स्मॉल डायमीटर रहे तो हमको समझ में आता है। तो मान लेते हैं कि अगर हम इस ट्यूब को किसी लिक्विड में डालें, जैसे वाटर है, ग्लास ट्यूब है, तो उसको हम ग्लास ट्यूब को इस वाटर में पुट करें। ठीक है, तो जैसे करते हैं तो यहाँ को ऐसा शेप मिलेगा। ठीक है, हम लोग जैसे देखे थे एडेसिव कोहेसिव फोर्सेस की वजह से ऐसा इसमें शेप आ जा रहा है। ठीक है, नहीं अगर ग्लास ट्यूब है, ये ग्लास का है और ये वाटर है, तो ग्लास और वाटर जब हम डालते हैं तो ऐसा शेप बनता है। ऊपर से देखते हैं तो कनकेव आता है, तो ऐसा दिख रहा है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इस सरफेस पे ऐसा एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों तरफ से लग रहा होगा, यानी कि पी नॉट। ठीक है, अगर हम इस जगह का यानी कि ट्यूब के जस्ट इनसाइड के प्रेशर का बात करते हैं तो यहाँ तो ऊपर जस्ट ऊपर में पी नॉट होगा, और जस्ट इनसाइड में अगर हम बात करते हैं, अगर इसका सरफेस टेंशन वाटर का टी ले रखे हैं, इस मिनिस्कस का रेडियस अगर आर है, तो यहाँ का प्रेशर अगर हम लिखेंगे तो देखो क्या लिखेंगे, पी नॉट माइनस एक सरफेस बन रहा है तो 2t बाई आर। ठीक है, आर जो है यहाँ पे रेडियस ऑफ मिनिस्कस है, यानी कि जो शेप बना है उसका रेडियस, और हम कैपिटल आर बोल रहे हैं रेडियस ऑफ ट्यूब। नहीं, दोनों अलग अलग रेडियस लिए हैं और दोनों में हम लोग रिलेशन निकाले भी हैं लास्ट क्लास। और कॉसेक थीटा स्मॉल आर बाई कॉस थीटा ये आया था, या फिर आर सेक थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर ऐसा है तो देखो कि अगर इस पॉइंट को हम ए बोल दें और इस पॉइंट को बी बोल रहे हैं मिनिस्कस के जस्ट नीचे, तो प्रेशर एट ये बी हो गया। ठीक है, और प्रेशर एट बी जो हमको दिख रहा है वो लेस देन प्रेशर एट ए दिख रहा है। अगर ऐसा है तो इसमें का जो लिक्विड होगा, लिक्विड लेवल हमको दिखेगा कि ऊपर साइड तक चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वैसा शेप तो रहेगा ही, लेकिन एज साइड तक हमको जाता हुआ दिखेगा, जहाँ पे ये दोनों आपस में बैलेंस्ड हो गए होंगे। यानी कि अब इस ए पॉइंट पे और ये जो बी पॉइंट था, दोनों का प्रेशर जब तक कि सेम ना हो जाए, सेम लेवल पे है, प्रेशर सेम हो जाना चाहिए, यानी इतने हाइट तक चला जाएगा। खुद ब खुद जा रहा है क्योंकि प्रेशर डिफरेंस है। तो यही हाइट हम लोग को इसमें फाइंड करना होता है, कैपिलरी एक्शन इस चीज को बोलते हैं। तो हाइट कितना आएगा, तो इधर का प्रेशर फिर से पी नॉट, यहाँ जस्ट जाएंगे तो पी नॉट माइनस
2T/r और h हाइट नीचे है। यहाँ का अगर हम प्रेशर लिख रहे हैं तो प्रेशर एट बी अगर लिखना हो तो लिखेंगे, ध्यान से देखो, P0 माइनस 2T/r प्लस रो जी। और ये किसके बराबर होना चाहिए? प्रेशर एट ए, P0 जो कि कितना है? P0 P0। यहाँ पे प्रेशर कितना लग रहा है? P0। तो ये P0 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से h जो आ गया हमको कितना मिल रहा है? 2T cos थीटा बाई रो जी, ये मिल Roji. रहा है। Yes, sir. ठीक है, यानी कि यहाँ से देखो ध्यान से, तो h क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ठीक है, डेंसिटी से भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेडियस से भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना रेडियस रखेंगे ट्यूब का, कैपिटल आर ट्यूब का रेडियस है, जितना कम रेडियस होगा हाइट उतना ज्यादा होगा। ठीक है, अब यहाँ अगर थीटा का बात करते हैं तो हियर हम लोग देख रहे हैं कि अगर cos थीटा जो है पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने का मतलब थीटा लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री। कुछ हो 0 से 90 के बीच में हो, ठीक, यानी कि एक्यूट हो। तो इसमें जो है एच जो आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव करने का मतलब कि हाइट ऊपर की तरफ। ठीक है, वही अगर cos थीटा 0 हो जाए, यानी कि ये जो था हमारा कौन सा केस? ग्लास प्लस वाटर, ग्लास ट्यूब में वाटर रखे थे तो ऐसा था। अगर थीटा 0 यानी कि थीटा इक्वल टू cos थीटा 0 हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, इस केस में h जो आएगा वो 0 आएगा। ये किस केस में आता है? तो सिल्वर, सिल्वर का ट्यूब अगर वाटर रखे तो। वैसे ही cos ऑफ थीटा अगर लेस देन 90 डिग्री रहा, ठीक है, नहीं कि थीटा इसमें अच्छा नेगेटिव रहा, तो थीटा इसमें 90 से ज्यादा और 180 से कम रहता है, यानी कि इसमें h जो दिखेगा वो हमको निगेटिव दिखेगा। यानी कि अगर हम ग्लास प्लस मर्क्यूरी रख दें तो मर्क्यूरी के ट्यूब में अगर ऐसा मर्क्यूरी के लिक्विड में अगर ऐसा हम ग्लास डुबाते हैं तो जो लेवल होगा उसका नीचे आएगा, यानी कि इस केस में हमको कैसा मिलेगा? इक्विलिब्रियम पोजीशन। ऐसा ये ट्यूब है तो यहाँ पे ऐसा कुछ ऐसे पैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ मिलेगा इसमें। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे में नीचे में मिलेगा, यानी कि कुछ इसमें डेप्थ मिलेगा एच। ठीक है, यानी कि अगर ऐसा केस रहा तो इसमें ये चीज मिलेगा। अगर एंगल ग्रेटर थे अकॉर्डिंग टू हमारा जो एंगल है कांटेक्ट एंगल जिसको बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो हाइट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा हम लोग वो चीज बता सकते हैं। मर्क्यूरी को ग्लास ट्यूब में रखे थे तो ऐसा शेप आता था, तो उस केस में ऐसा होगा। ठीक, तो ये जो एक्शन है इस चीज को बोलते हैं कैपिलरी एक्शन, यानी कि कैपिलरी ट्यूब को अगर हम रखते हैं तो ऐसा चीज देखने को मिलता है। इसके एग्जाम्पल बहुत जगह पे हैं, जैसे दिया जलाते हुए देखे होगे, अभी भी दिवाली का टाइम आ ही रहा है, दिया जलाते हैं, घी के दिए जलते हैं, तेल के दिए जलते हैं, उसमें हम कपड़े डालते हैं और कपड़े के थ्रू तेल जाते रहता है और जलता रहता है। तो तेल कपड़े से अगर सोख होके जाता है तो एक्चुअली में वो कैपिलरी एक्शन ही है, कपड़े के थ्रू ऊपर की तरफ जाता है। या फिर बाल्टी में टॉवेल का एक एंड हम डाल लें तो देखते हैं धीरे धीरे जो टॉवेल पानी के ऊपर रहता है वो भी थोड़ा गीला हो जाता है, तो भी रीजन कैपिलरी एक्शन से ही करते हैं। पहले नीब वाला पेन आया करता था कि इंक में डुबा के लिखा करते थे, तो उसमें देखोगे बीच में कटा हुआ रहता था, देखे हो क्या? ऐसा यस सर। बीच में ऐसा कटा हुआ रहता था। ठीक है, वो उसी लिए कटा रहता था, अगर हम डुबा रहे हैं इंक में तो इंक थोड़ा ऊपर चला जाए तो कुछ देर हम लिख लें, फिर खत्म होगा फिर से डुबाएंगे फिर लिखेंगे। ठीक है, तो सब चीजें जो थे
वो कैपिलरी एक्शन के ही एग्जाम्पल। हेलो। Yes. ठीक है, बारिश अगर होता है, सॉइल अगर है, मतलब ऐसे मिट्टी, तो गीला रहता है, लेकिन अगर सैंडी सॉइल है तो गीला नहीं होता है, क्योंकि सैंड वाले में कैपिलरी एक्शन उतना नहीं होता, पानी को ऊपर नहीं खींच पाता है, पानी पे अगर सैंड को डालते हैं तो ये सब एग्जाम्पल हो गए इसके। इसी एक्शन को जिसे एक्सप्लेन करने का दूसरा नजरिया यानी कि फोर्स मेथड। यानी कि डिराइविंग कैपिलरी राइज फ्रॉम फोर्स। ठीक है, फोर्स में फोर्स बैलेंस बोलते हैं इससे। जैसे कि अगर हम इस ग्लास ट्यूब को इसमें हम पुट कर दिए और हम जानते हैं कि यहाँ पे आके ऐसा ये बैलेंस कर गया है, ठीक है, बैलेंस है। तो बैलेंस है तो अगर हम देख रहे हैं तो ये हमारा ऐसा कुछ मिनिस्कस का शेप है, ठीक है, यानी कि अगर हम इसको देखें तो ये ट्यूब के पास हमको ऐसा कुछ दिख रहा होगा, ऐसा रेडियस बना रहा होगा, तो ऐसा एक हमको हॉलो शेप टाइप का दिख रहा है इसका शेप, ठीक है। अब अगर हम बोल रहे हैं कि इस समय पे ये बैलेंस्ड है, ये पानी ऊपर गया है, तो फोर्स मेथड हमको लगाना है। तो फोर्स मेथड ये कहता है कि जैसे ही हम ट्यूब को पानी में डालें तो पानी जो है ट्यूब पे फोर्स लगाएगा, कौन सा, सरफेस टेंशन फोर्स। यानी कि जैसे कि हम लोग देख रहे थे, पानी में डिस्क रखे या फिर रिंग रखे तो सबको पानी जो है अपनी तरफ खींच रहा था। जैसे अगर एक डिस्क रखे थे तो पानी ऐसे ऐसे खींच रहा था, वैसे ही अगर हम ट्यूब रखे हैं तो ट्यूब भी पानी जो है अपनी तरफ खींच रहा होगा, और बदले में जो है ट्यूब वाटर को ऊपर खींचेगा। यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे, एज वी डीप कैपिलरी ठीक है, लिक्विड pulls tube towards it, ठीक है। अगर लिक्विड ट्यूब को खींच रहा है तो न्यूटन थर्ड लॉ से ट्यूब भी लिक्विड को खींच रहा होगा। एज a result ट्यूब pulls liquid up to balancing point, ठीक है। जब तक कि बैलेंस नहीं हो जाता है तब तक दोनों एक दूसरे को खींचते रहेगा। यहाँ पे जब बैलेंस हो गया है, बैलेंस कैसे होगा, तो अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स इक्वल होना चाहिए। अपवर्ड फोर्स कौन कौन से एक्ट कर रहे होंगे, तो यहाँ पे हमको ऐसा सरफेस दिख रहा है, इस सरफेस पे हर जगह हमको एक ऐसा सरफेस टेंशन फोर्स दिख रहा हो, ठीक है। यानी कि एक हमको इधर की तरफ एक फोर्स दिख रहा होगा, सरफेस टेंशन फोर्स। जिस फोर्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, टी इंटू लेंथ। लेंथ क्या लिखेंगे बताओ तुम लोग। पाई आर। पाई आर या कि 2 पाई आर। 2 pi r. रेडियस ऑफ, हाँ 2 पाई आर। और रेडियस किसका होगा, ट्यूब नहीं रहेगा क्योंकि ये वाला रेडियस हो रहा है, ठीक है। अगर इसका तो कैसे हुआ? यहाँ पे अगर हम देखें, क्या चीज, कैसे हुआ? ऐसा है, मान लेते हैं मिनस्कस का ये डायमीटर है, यहाँ पे हमारा ट्यूब मान लेते हैं इतना ही था, तो ऐसा पोर्शन है।
तो जो टेंशन लग रहा है वो इसी लेंथ पे लग रहा है, ध्यान से देखो। तो सरफेस का जो लेंथ है वो हम लोग लेंगे। सरफेस का लेते हैं या फिर सॉलिड और लिक्विड जितना दूर में कांटेक्ट रहता है वो लेते हैं। अगर हम एक मान लेते हैं ऐसा डिस्क को जब हम वाटर में पुट करे थे तो ये वाटर चारों तरफ से ऐसा टच था, तो ये वाला लेंथ लेते थे हम लोग, याद करो। यस सर। तो अगर हम बोल रहे हैं ट्यूब में वाटर है और वाटर जो है ऐसा पकड़ा हुआ है, तो वाटर जो है ये जो हमको ट्यूब का गोलाकार दिख रहा है, यहाँ पे हर जगह पे वाटर खींच रहा होगा ट्यूब को अंदर की तरफ। पूरा ट्यूब है, गोला है, बस हमको दो ही भले ही दिख रहा है, खींच रहा होगा, बताओ। यस सर। तो वाटर का अगर इधर की तरफ सरफेस टेंशन फोर्स है तो ट्यूब वाटर पे किधर फोर्स लगा रहा होगा, इधर, हर जगह पे, चारों तरफ। और वो लेंथ कितना होगा, तो ये वाला लेंथ होगा, इसका रेडियस कितना है ट्यूब के जितना, तो ये फोर्स कितना हो जाएगा, टी इंटू 2 पाई आर। क्लियर है? ब्रो, यस सर। ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो कि ये वाला एंगल जो हमारा था वो कंटेक्ट एंगल हुआ करता था, यानी कि सॉलिड लिक्विड और लिक्विड एयर इंटरफेस के बीच का एंगल कंटेक्ट एंगल। तो ये वाला एंगल भी हमको दिख रहा है कंटेक्ट एंगल, और ये जो फोर्स है ये पूरे एरिया पे दिख रहा है। तो ऊपर की तरफ अगर हम फोर्स का बात कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो हमको क्या दिख रहा है, एफ कॉस थीटा, इतना का हमको बात करना है। तो नीचे में कौन फोर्स दिख रहा होगा, तो नीचे में हमको दिख रहा है एम जी, यही दोनों आपस में ऊपर वाले पोर्शन के लिए बैलेंस करा होगा। तो एम जी कितना होगा, बोलो। तो मास हम लिखेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना, तो डेंसिटी हो गया, देखो ध्यान से, अगर ये एच हाइट तक गया है तो नीचे एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, आर तो यही होगा ट्यूब का, एच ये वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज डेट एफ, एफ यानी कि टी 2 पाई आर कॉस थीटा, ये एम जी के बराबर होना चाहिए, यानी कि रो पाई आर स्क्वायर एच इंटू जी के बराबर हो चाहिए। फोर्स बैलेंस्ड हो गया तो एच कितना आ जाएगा, 2t cos थीटा बाई रो जी आर, सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये अगर हम फोर्स देख रहे हैं तो फोर्स यहाँ पे सरफेस टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ खींच के वहां तक ले जा रहा है, जब तक ले जाएगा जब तक कि जो वेट है एक्स्ट्रा वेट वो उसको बैलेंस ना करे, ठीक है। इसके बाद दोनों बैलेंस कर गया, इसके ऊपर वो नहीं खींच सकता है, ये चीज है। यहाँ पे ऑफ कोर्स हम लोग मिनिस्कस के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट किए हैं, ध्यान से देखो। तो हम लोग यहाँ पे मेनिस्कस के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट किए हैं, अगर उसके भी वॉल्यूम को कंसीडर करना पड़ा तो करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या किए हैं, इज नेग्लेक्टेड, यानी कि अगर हम देख रहे हैं तो उसके छोटे से पोर्शन का हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं। यानी कि अगर हम ध्यान से बनाए, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं ऐसा, तो हम लोग यही हाइट लिए, ये हाइट एच लिए, ये सब वॉल्यूम को हम लोग नेग्लेक्ट किए हैं। अगर उसको लेना पड़ेगा तो हम कैसे लेंगे, तो क्या करेंगे, ये जो हमारा सरफेस है
कांटेक्ट एंगल पे ही डिपेंड करेगा। इसका रेडियस मान लेते हैं कि आर है, ठीक है। हम ये आर हाइट तक निकाल के अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दे, देखो ध्यान से, तो हम इसमें भी थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन यूज करते हुए करते हैं। क्या करते हैं, इफ meniscus volume to be considered, अगर मिनिस्कस का वॉल्यूम को अगर हमको कंसीडर करना होगा तो हम क्या करेंगे, यानी कि जो छोटा सा पोर्शन में जो हमारा वॉल्यूम है उसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये शेप कैसा बनता है, तो शेप स्फेरिकल लिए, ठीक है। और स्फेरिकल में भी अगर हम इसके रेडियस को, यानी कि आर जो है रेडियस ऑफ मिनिस्कस है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पूरा सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल के इस जो हेमिस्फीयर बन रहा है उसका वॉल्यूम को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सर इफ हेमिस्फीयर तो थीटा एक इक्वल टू, पर्टिकुलर केस में बनता था जब थीटा 0 डिग्री होता था। हाँ हाँ, बाकी के लिए फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बाकी में अगर रहेगा भी ज्यादा, अगर एंगल रहा तो वॉल्यूम जो होता है बहुत कम आएगा, ठीक है। जब थीटा 0 होगा, स्फेरिकल होगा, तो इस केस में हम लोग वॉल्यूम क्या लिखेंगे, तो पाई आर स्क्वायर एच प्लस आर माइनस 2/3 पाई आर क्यू, ठीक है। ये चीज लिखेंगे। अगर थीटा कुछ और देता है तो उसमें फिर मैथमेटिकल लगा के सॉल्व करना पड़ता है, तो जल्दी पूछता नहीं है हमसे, ठीक है। एडवांस लेवल में पूछेगा भी तो उतना नहीं पूछता है कि मैथ सॉल्व नहीं करवाता है, ठीक है। तो हेमिस्फेरिकल रहेगा तो हम आसानी से इसे कर सकते हैं, और हेमिस्फेरिकल केस में ही हम ज्यादा वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। अगर एंगल बहुत छोटा रहा तो हम बहुत कम ही वॉल्यूम को नेग्लेक्ट करते हैं, तो उसके लिए उतना कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक है। बाकी अगर क्वेश्चन में दिया है तो फिर मैथमेटिक्स लगा के उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इस केस में ये हम यूज करेंगे। एक चीज और इसमें कि अगर क्या होगा, चलो हम क्वेश्चन करते हैं पहले, उसके बाद उस चीज पे आते हैं। यहाँ पे हर जगह हम लोग यही चीज को अभी तक, जब तक कि नहीं कहा जाए तब तक हम इसी चीज को फॉलो करेंगे। एच जो आएगा 2t cos थीटा बाई रो जी आ रहेगा। ऐसा कैपिलरीज दे रखा है, सारा कैपिलरी ही है, सब ग्लास कैपिलरी है, ठीक है। सबका डायमीटर रेडियस सेम है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि किसमें हाइट जो होगा ज्यादा होगा, ये ए बी सी, बताओ। इक्वल होगा क्योंकि अगर डिफरेंट होता तो फिर आप सेकेंड में एकदम रैंडम शेप नहीं ड्रॉ करते। हम्म,
ठीक है, ठीक है। H इक्वल टू क्या है हमारा 2t/ρ g r cos ऑफ थीटा। ठीक है, यानी कि सारे में जो हाइट जाएगा हमारा वो सेम हाइट तक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे t सबके लिए सेम, r सबके लिए सेम, रो जी सेम, cos थीटा सेम, सब कुछ सेम है। तो हाइट जो होगा वो क्या होगा, सबके लिए सेम होगा। सर मटेरियल भी ठीक है, सेम रहना चाहिए ना? हाँ तो सब सेम मटेरियल का ही है, ग्लास प्लस वाटर कर देते हैं और क्या। नहीं तो सरफेस टेंशन तो चेंज हो जाएगा अलग अलग मटेरियल के लिए। डेंसिटी मान लेते हैं, अगर एक ही लिक्विड तो एक ही है, सारा जो है सेम तरह का है, सिर्फ शेप है तो सेम रहेगा, यानी कि ये डज नॉट डिपेंड ऑन शेप कह सकते हैं। ठीक है, अलग अलग अगर हम मटेरियल लेंगे, जैसे ग्लास है तो थीटा अलग, सिल्वर ले लेंगे तो थीटा अलग, तो ये तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, सेम मटेरियल रहेगा तभी होगा। ठीक है, कैपिलरी है, रेडियस ऑफ ट्यूब यानी इंटरनल रेडियस ऑफ ट्यूब जो दे रखा है 4 मिलीमीटर। ठीक है, एच हमको पता करना है, टी दे रखा है 70 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर, जी 10 लेना है, रो वही डेंसिटी ऑफ वाटर है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, एंड थीटा बोल रहा है कि टेंड्स टू 0 है, एच फाइंड करना है। सब कुछ दिया है, बस कैलकुलेशन करके बताओ कितना आ रहा है। So 35 into 10 to the power minus 7. 35 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। Yes, sir. ठीक है, 3.5 मिलीमीटर दे रखा है। यस सर, 3.5 into 10⁻³ मीटर। -3 होगा, इतना आ रहा है 3.5 मिलीमीटर है, तो इसको 3.5 इंटू 10⁻³ मीटर लिख सकते हैं। -7 कैसे आ रहा है? अच्छा हाँ, रेडियस को 4 मीटर लेंगे। अच्छा, वो भी मिलीमीटर में। ठीक है, तो इतना आ रहा है 3.5 मिलीमीटर। इसको सेंटीमीटर में कितना लिख सकते हैं, या फिर मिलीमीटर में ही रहने दो। कैलकुलेशन है, कराने का पर्पस मेरा सिर्फ इतना था कि व्हाट हैपेंस इसी क्वेश्चन में happens if tube of length 2 millimeter is used। ठीक है, अगर हम 2 मिलीमीटर का ही ट्यूब यूज करें तो क्या होगा, मतलब अगर 3 मिलीमीटर हाइट जा रहा है, हम हाइट ट्यूब ऑफ लेंथ
एबोव वाटर कर दो, एबोव सरफेस। ठीक, सरफेस के ऊपर अब सिर्फ 2 मिलीमीटर ही है, काट दे या फिर डुबो दे और ज्यादा कुछ भी करें, लेकिन सरफेस से ऊपर 2 मिलीमीटर ही है, तब क्या होगा? सोच के बोलो, क्या वो फाउंटेन की तरह बाहर आ जाएगा या फिर कुछ और होगा? ऊपर तक आएगा फिर अंदर चला जाएगा। क्यों? तो ऊपर तक पहुंचेगा, फिर प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल हो जाएगा, फिर वहां पे भी नीचे में थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर होगा, तो फिर ढकेल के अंदर चला जाएगा। नीचे ज्यादा रहेगा तो बाहर नहीं चला जाएगा? फिर कुछ कुछ होगा, फिर अंदर चला जाएगा। तो ऐसा क्या होगा? वही तो सवाल है। ठीक है, ऐसे में क्या होता है देखते हैं, फिर से सब कुछ रखते हैं वही। इसमें हाइट कितना है? 2 मिलीमीटर। ठीक है, तो वही हमारा फॉर्मूला था, एच इक्वल टू 2t बाई रो जी आर कॉस ऑफ थीटा, ये था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको 2 रख देंगे, 2t आर को रख के सॉल्व करो, कॉस थीटा कितना आ रहा है? ठीक है, इसमें थीटा जो होगा चेंज हो जाएगा। कितना आ रहा है? क्यों चेंज होगा? अभी फाइंड करो फिर बताते हैं। रेडियस 0.35 यूज करते जाओ। 4/7 कॉस थीटा। ठीक है, फाइंड करने से कॉस थीटा कितना जा रहा है? 4/7। ठीक है, नीचे 8 होता तो 1/2, यानी कि लगभग थीटा जो है टेंस टू 60 डिग्री है। ठीक है, 60 डिग्री से थोड़ा सा आगे पीछे, यानी अप्रोक्स का वैल्यू हम बोल रहे हैं, क्योंकि 1/2 होता ऐसा है, यही आ रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि जब छोटा ट्यूब यूज करते हैं तो ये जो है लिक्विड ऊपर गया, नीचे से प्रेशर ज्यादा है, तो नीचे से ऐसे फोर्स तो लगाता है, तो लगा के क्या करता है कि इसका जो ये शेप था, पहले कितना था? 0 डिग्री यहाँ बना रहा था, यानी कि हेमिस्फेरिकल बना रहा था। अब नीचे से ये फोर्स लगाना शुरू किया, तो इसका जो सरफेस कांटेक्ट एंगल है उसको ये बढ़ाते जाता है, यानी कि जितना भी छोटा करते जाएंगे उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, और नीचे से उसको प्रेस करता जाएगा। प्रेस करते करते जो कांटेक्ट एंगल है उसको बढ़ाते जाएगा। ठीक है, कितना भी छोटा कर दें, एक समय आएगा जब वो एंगल जो है 90 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये वो वाला केस हो गया कि अगर हम दो दोस्त को ऐसे रस्सी दे दें, बोले खींच के एकदम से टाइट कर दो, एकदम यहाँ पे जो बीच में लंबा सा रस्सी है एकदम टाइट हो जाना चाहिए, नहीं एकदम ऐसे स्ट्रेट हो जाना चाहिए, तो इनको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा बताओ? बोलो। जैसे अगर रस्सी रखते हैं तो ऐसे थोड़ा सा झुक जाता है, एकदम इसको टाइट करने के लिए हमको कितना फोर्सेस इधर लगाना पड़ेगा? इधर टेंशन टी, इधर टेंशन टी। ठीक है, यानी कि हम दोनों तरफ अगर ले, तो अगर इस एंगल को बोल रहे हैं थीटा है, तो इधर इधर
और ऊपर की तरफ 2t cos थीटा। ठीक है, तो ये एकदम सीधा करने के लिए एंगल थीटा कहाँ तक चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर भी है, जब एकदम सीधा हो जाएगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो उस समय अगर हमको ऐसा करना होता है तो इन्फिनिटी ये फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि थीटा 90 डिग्री करना उतना आसान हमारे लिए नहीं होता है। तो वैसे ही जब हम इसका ट्यूब का हाइट छोटा करते हैं तो ये जो लिक्विड है, जो सरफेस टेंशन एक्ट कर रहा है, वो तो लग ही रहा है, उसमें कंटेक्ट एंगल चेंज होते जाता है। ठीक है, नीचे से जो प्रेशर लग रहा है उस पे, उसकी वजह से उसका शेप, मेनिस्कस का शेप चेंज होते जाता है, और मेनिस्कस का शेप चेंज होना यानी कि कंटेक्ट एंगल चेंज होना, और एक कंटेक्ट एंगल इसमें चेंज हो जाता है, ना कि फाउंटेन की तरह वो बाहर आने लगता है। जैसे बहुत लोग सोचते हैं 3 मीटर तक था, 2 मीटर है तो बाहर और जाना चाहिए, तो बाहर जाना चाहिए यानी कि वो बाहर निकलने लगेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या होगा कि अगर हाइट छोटा रहेगा तो वहां तक जाकर कंटेक्ट एंगल चेंज होता जाएगा, और 90 डिग्री तक पहुंचने में उसको बहुत ज्यादा फोर्स लगना पड़ेगा। 90 एकदम स्ट्रेट करने के लिए जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो लगभग इन्फिनिटी लगाना पड़ता है। ठीक है, तो उतना नहीं सर लग पाता है। 90 तो तभी होगा ना जब हल्का सा भी पोर्शन बाहर नहीं होगा कैपिलरी ट्यूब हाँ का। हाँ, मतलब किसी सो भी केस में हो। ठीक है, एकदम सो ऐसा उसको हो जाए। अचीव कैसे कर पाएंगे? तो इन्फिनिटी किसको कहते हैं, जो अचीव नहीं हो पाता है। इन्फिनिटी किसको कहते हैं, जहाँ सोच खत्म हो जाए, जो नंबर खत्म हो जाए। यस सर। ठीक है, अगर हम 10 तक गिनती जानते हैं तो 11 हमारे लिए इन्फिनिटी है। ठीक है, तो इस चीज को बस ध्यान में रखना है कि अगर हाइट छोटा रहेगा तो कंटेक्ट एंगल चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि फाउंटेन की तरह वो बाहर फुहारा फेंकना शुरू कर देगा। क्लियर है? अब जैसे सरफेस टेंशन हम लोग देखे, तो सरफेस टेंशन में हम लोग को इतना कुछ पढ़ना है, सरफेस टेंशन थ्योरी खत्म हो गया है। तो सरफेस टेंशन के कुछ एप्लीकेशंस ये भी हैं कि डिटर्जेंट सोप होते हैं। ठीक है, डिटर्जेंट जो होते हैं हम लोग उसमें वाटर प्रूफिंग के जगह, वहां पे भी हर जगह जो सरफेस टेंशन का प्रॉपर्टीज को हम लोग यूज करते हैं। वाटर प्रूफिंग में भी हम लोग ऐसे एजेंट को डालते हैं जिससे हमारा कंटेक्ट एंगल बढ़ जाए। ठीक है, ऑब्ट्यूज हो जाए तो वो वेट नहीं कर पाएगा। अगर कंटेक्ट एंगल कम कर देते हैं तो वेटिंग कर लेता है। जैसे कि अगर पेंट करना हो वाल पे, तो अगर जो हम पेंट यूज कर रहे हैं उसका अगर कंटेक्ट एंगल कम रहा तो वेट कर जाएगा, फैल जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा वाल पे, तो आसानी से लग जाएगा। लेकिन अगर ज्यादा रहा तो गोल गोल लिक्विड टाइप का बनता जाएगा, हम लोग अच्छे से पेंट नहीं कर पाएंगे। घाव है उस पे एंटीसेप्टिक लगाते हैं या क्रीम लगाते हैं। क्रीम का भी अगर कंटेक्ट एंगल कम रहा है स्किन से तो क्या होगा, मान लेते हैं कि वो इस पे स्प्रेड कर जाएगा, अच्छे से लग जाएगा। लेकिन अगर वही कंटेक्ट एंगल ज्यादा हुआ तो स्प्रेड नहीं कर पाएगा, और वो जो स्किन के होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, उसको वो भर देगा। वायल जो है अगर हम उसको वाटर पे डालते हैं तो भी पूरा फैल जाता है, तो इसलिए फैल जाता है कि उसका कंटेक्ट एंगल बहुत कम होता है। ठीक है, इमिसिबल है वो अलग चीज है, लेकिन अगर हम वाटर पे वायल डालते हैं तो पूरे सरफेस पे वो फैल जाता है, एक जगह पे नहीं रह पाता। जैसे कि मर्क्यूरी है, गोला होके एक जगह पे हो जाता है, तो उसका बोलते हैं कि कंटेक्ट एंगल ज्यादा है, ऑब्ट्यूज में आता है। ठीक है, तो ये सब कुछ जो है एप्लीकेशन है हमारे सरफेस टेंशन कंटेक्ट एंगल के। ठीक है, अब इसमें बस रह गया है कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के। ठीक है, इजी इजी टाइप के तो क्वेश्चन हो गए हैं, इससे ज्यादा और हमसे पूछता नहीं है। थोड़ा अलग अलग टाइप के हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। टाइप यही रहेगा, थोड़ा सा एडवांस लेवल चला जाता है थोड़ा सा।
जैसे मान लो इधर लिक्विड रखा हुआ है, एक यूट्यूब है, ऐसा है। ठीक है, ग्लास है, वाटर है, तो इसमें ऐसे ही शेप बनेगा। लिक्विड जो है यहाँ तक गया है, इसमें लिक्विड यहाँ तक है। रेडियस इसका r है, इसका 2r है। ठीक है, हमसे ये पूछ रहा है कि हाइट कितना होगा, बाकी सब एज्यूम कर लेंगे। किए थे ना सर हम लोग ये क्वेश्चन? ये किए थे क्या? यस सर। ठीक है, करें तो दूसरा क्वेश्चन करो। ये बाय 2 रोजी आया था। ठीक है, और जो भी है। थीटा 60 डिग्री दिया हुआ था। अच्छा, इसमें थीटा 0 डिग्री। ठीक है, अगर किए हो तो ठीक है, नहीं तो कर लेना, या फिर थीटा के फॉर्म में आंसर ले आना। सेम क्वेश्चन है, शायद हम लोग ऐसा किए थे, हमको जहाँ तक याद आ रहा है, ऐसा ट्यूब यस था। सर। हाँ, खैर सेम ही है। ठीक है, बिटवीन ट्यूब्स। ठीक है, ये एंगल थीटा टेंस टू 0 डिग्री है, इसको फाइंड करना है। क्वेश्चन पढ़ो, समझो। क्वेश्चन रेट दिया है और पूछा ट्यूब के बारे में। ऐसा प्लेट्स होगा। ठीक है, इस तरह के मेंस में नहीं पूछता है, एडवांस में पूछेगा।
ठीक है, अगर ग्लास प्लेट है तो इसमें जो शेप ऊपर जाएगा वो ऐसा कुछ बनेगा, और ये शेप कैसा होगा, तो सिलेंड्रिकल दिख रहा होगा। अब सोचो क्या होगा। फोर टी बाई रो जी डी। 40 नहीं है, 2T/ρ/g आ रहा है। देखते हैं। देखो जैसे कि अगर ये वाटर है, इस लेवल तक हाइट तक गया है, ये हाइट हम बोल रहे हैं h है, नीचे सब लिक्विड डी है, डी है। फिगर समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो सरफेस टेंशन फोर्स एक्ट कर रहा होगा वो ऊपर ऐसा कर रहा होगा, यहाँ पे भी ऐसा कर रहा होगा। ठीक है, तो ये फोर्स कितना होगा, तो फोर्स होगा 2TL। 2TL क्यों, क्योंकि T सरफेस टेंशन और लेंथ जो है 2L, तो फोर्स इतना लग रहा है। अब नीचे वाले पोर्शन का हम वॉल्यूम देखें, तो मेनिस्कस का अगर हम बहुत डी थिकनेस बहुत कम है तो निगलेक्ट करके ही हम बोल रहे हैं, तो F इजकल टू mg के बराबर, यानी 2TL इजकल टू m रो इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या आएगा, बोलो। HDL। HDL इंटू जी। तो H कितना जा रहा है, 2T/ρ dg। ठीक है, ये चीज आएगा। एक चीज और, अगर हम एक्सेस प्रेशर यूज करते हैं, ठीक है, एक्सेस प्रेशर, तो अगर हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप रहेगा, जैसे सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है, L लेंथ है, ऐसे सिलेंड्रिकल है, हम हाफ पार्ट में कट कर लिए हैं, तो बाहर से P आउटसाइड, अंदर से P इनसाइड, और सरफेस टेंशन जो लग रहा होगा यहाँ पे ऐसा फोर्सेस लग रहा होगा। तो इस केस में अगर हम एक्सेस प्रेशर निकालेंगे तो कितना आएगा बताओ। एरिया, एरिया क्या हो जाएगा, तो LD, ठीक है, प्लस 2TL इक्वल टू P इन क्लियर है। इतना बात समझ आ रहा है। हम लोग जैसा स्फेरिकल के लिए बनाए थे, वैसे ही अगर हम सिलेंड्रिकल सरफेस हमको मिलता है तो हम उसको आधा पार्ट कट कर लिए, आधा पार्ट करके हम पी इन पी आउटसाइड ऐसे लिखते थे। तो यहाँ पे हम जो एक्सेस प्रेशर है यानी कि पी इन माइनस पी आउट लिखते थे। तो ये ध्यान से देखो तो हमको 2T/d दिख रहा है, इसको हम T/d/2 यहाँ पे कर सकते हैं। सिलेंड्रिकल शेप है तो यहाँ पे हमको एक्सेस प्रेशर जो मिल रहा है
वो मिल रहा है, ध्यान से देखो तो d/2 इसलिए क्या क्योंकि रेडियस हम बोल रहे हैं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो t/rc मिल रहा है। स्फेरिकल था तो 2t/r आता था, यहाँ पे t/r आता है, तो इसको याद रखना है। क्लियर है? हेलो? यस सर। ठीक है, ये क्यों बताएं? तो अगर हमको ये चीज पता है तो हम लोग इससे भी फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा प्लेट हो गया, ये मान लेते हैं इतना हाइट हो गया, इस साइड तक गया है, ये h हो गया, इधर पी नोट, यहाँ पे भी पी नोट, इस सरफेस से मिलाकर, तो यहाँ से अंदर जाएंगे तो क्या आएगा, पी नोट माइनस t/r। ठीक है, r यानी कि यहाँ पे d/t होगा, प्लस r ही लिख रहे हैं। यहाँ से यहाँ जब आएंगे तो यहाँ का प्रेशर क्या लिखेंगे, पी नोट माइनस t/r प्लस रो जी एच, ये किसके बराबर होना चाहिए, पी नोट के। तो यहाँ से h इक्वल टू आ जाएगा t/रो जी आर। r कितना है यहाँ पे, तो r यहाँ पे d/2 है, तो ये 2t/रो जी डी एच। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थीन कैपिलरी है, ठीक है, इनर रेडियस r1, आउटर रेडियस r2, और कह रहा है कि इनर ट्यूब इज सॉलिड। ठीक है, तो वही हाइट फाइंड करना है, हाइट कितना होगा, थीटा जो है टेंड्स टू 0 डिग्री ही लेना है। यानी कि ट्यूब हमको ऐसा दे रखा है, अंदर वाला सॉलिड है, ये बीच में खोखला है। ठीक है, ये रेडियस r1 है, ये रेडियस r2 है, ऐसा ट्यूब है। इसको अगर हम वाटर में डीप करेंगे तो कितने हाइट तक राइज करेगा, ये बताना है। हो गया?
2T/ρg r2 - r1। ठीक है, हमको ये हाइट फाइंड करना है। ठीक है, फोर्स अगर हम देखेंगे cos थीटा 0, अगर cos थीटा दिया रहता तो यहाँ से ध्यान से देखो कि ये अंदर वाले ट्यूब पे भी ऐसा लग रहा होता और ये बाहर वाले ट्यूब पे भी ऐसा फोर्स लग रहा होता, ऊपर की तरफ यहाँ पे और यहाँ पे भी। तो टोटल अपवर्ड फोर्स अगर हम बात कर रहे हैं तो F जो हो जाता वो कितना आता, 2T टोटल लेंथ आता हमारा 2 पाई r1 प्लस r2। ठीक है, अगर cos थीटा दिया रहेगा तो cos थीटा, थीटा यहाँ 0 है तो 0 है तो 1 हो जाएगा। mg कितना होगा, m तो m होगा डेंसिटी रो इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या लिखेंगे, तो ये बीच वाले को हटा देंगे तो लिखेंगे पाई r2 का स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू h। ध्यान से देखो वॉल्यूम इतना ही होगा, mg अगर है तो इधर जी। अब इन दोनों को बैलेंस कर देंगे, थीटा 0 डिग्री है तो h का वैल्यू आ जाएगा। तो h इक्वल टू कितना आ जा रहा है, 2T/ρg r2 माइनस r1। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। ठीक है, क्वेश्चन है, जैसे हम लोग 2 प्लेट्स होता है उसके बीच में अगर थोड़ा सा पानी रह जाता है तो दोनों प्लेट्स को छुड़ाने में हमको फोर्स लगाना पड़ता है। तो वही सवाल है कि एक ड्रॉप है 2 प्लेट्स के बीच में आ गया है, तो उन दोनों प्लेट्स को छुड़ाने के लिए हमको कितना न्यूटन, कितना मतलब फोर्स, नॉर्मल फोर्स लगाना पड़ेगा, उनकी वैल्यू दे रखा है। सोचो।
सर ड्रॉप ऑफ वाटर को जब प्रेस किया जा रहा है तो कौन सा शेप अक्वायर कर रहा है वो नहीं दिया हुआ है। शेप के बारे में तो कुछ कहा नहीं है, वैसे सिलेंड्रिकल ही बनेगा। सिलेंड्रिकल होगा। ये वाटर होगी, ये ऊपर नीचे दोनों प्लेट्स हो गए। आ गया। देखो जैसे कि अगर ऐसे शेप बनाता है तो अगर वाटर है तो ऐसे सिलेंड्रिकल टाइप का शेप बनाएगा। ठीक है, एक साइड का हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो बाहर का अगर प्रेशर पी नॉट है तो पी नॉट है तो अंदर का पी लिखेंगे पी नॉट माइनस टी बाई आर। तो पी नॉट टी जो है आर के रिस्पेक्ट में अगर थिकनेस का बात करें तो वॉल्यूम बाई एरिया होगा। तो थिकनेस और आर में रिलेशन आ रहा है कि आर इजकल टू टी बाई टू होगा। तो इसको पुट कर दिए, रख के सॉल्व कर लिए, तो ये हमारा आंसर आएगा
इसमें सब चीज का वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं दिया है तो थीटा को हम लोग जनरली 0 ही लेते हैं, तो यहाँ भी कुछ दिया नहीं है तो हम लोग थीटा को 0 पुट किए हैं, इसीलिए हम लोग r को t/2 यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें तो आप प्रेशर निकाल के कैलकुलेट किए, फोर्स सरफेस टेंशन फोर्स तो नहीं हुआ ये वाला। क्या? सर इसमें तो हेलो, प्रेशर जो अप्लाई कर रहा होगा मॉलिक्यूल्स सरफेस पे, वो वाला फोर्स हुआ ना, तो सरफेस टेंशन फोर्स नहीं हुआ। समझे नहीं क्या कर रहे हो? तो जैसे एक और डिस्क वाला क्वेश्चन करवाए थे ना आप, जिसको हम लोग हाँ, तो उसमें पानी तो से पानी ऊपर ले रखे जाना हुए चाह थे, रहे उसको थे। ऊपर उठा रहे थे। ठीक है, तो सर यहाँ पे बीच इसमें भी तो में, दो सरफेस पे कोहेसिव फोर्स लगेगा, मतलब एडहेसिव फोर्स लगेगा। हाँ, तो बात तो वही सर आएगा, उसको हम फिर प्लेट्स सरफेस के टेंशन मास से कैलकुलेट नहीं करेंगे। कर सकते हैं। सर लेकिन उसके लिए तो शेप दिया ना चाहिए कि कौन सा शेप अप्लाई कर रहा है। शेप यहाँ सिलेंड्रिकल इसको लेना, ये प्लेट है ना अंदर की तरफ ऐसा गया है, ये पूरा हम नहीं बना रहे हैं। जब सर जैसे वाटर सिलेंड्रिकल ड्रॉप, कैसे बनेगा, वो तो पूरा सर्कल बनेगा ना चारों तरफ। जैसे बाहर से अगर देखेंगे तो शेप हमारा ऐसा ही आएगा, अगर उतना चारों तरफ से देखोगे तो चारों तरफ से ऐसा ही शेप बनेगा, ऐसा तो और भी मुश्किल हो जाएगा करना हमारे लिए। ठीक है, सर तो अगर इतना फोर्स हम लोग लगाएंगे तो सही में अलग हो जाएगा ना दोनों प्लेट। थोड़ा सा इससे ज्यादा, जैसे हम लोग इसमें तो बहुत सारे एजम्पशंस भी ले रखे हैं, एक्चुअल में अगर बात करोगे तो एकदम इतना ही नहीं लगेगा, लेकिन कैलकुलेशन के लिए यूज किए हैं। बाकी टी ए ये सब का वैल्यू दे रखा है, रख सकते हैं। ठीक है, अगर फोर्स कैलकुलेट करने जाएंगे तो ज्यादा दिक्कत आएगा, इसीलिए हम लोग ऐसा शेप मान लिए हैं। अब कैसा भी शेप किधर से भी रहे, चारों तरफ से भी रहा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ पे फोर्सेस लगाना शुरू करें तो ऊपर वाले प्लेट पे कैसा शेप में फोर्स लग रहा है ये हम नहीं कह पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम जानते हैं कि अगर वाटर ड्रॉप है, इसको अगर हम दोनों तरफ से फिगर बनाने में दिक्कत है, अगर हम देखो एक ड्रॉप है, इसको प्रेस करेंगे तो ये चारों तरफ से शेप हमको ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, वाटर है, प्लेट्स है, तो बाहर से देखेंगे अगर कैपिलरी बनता है तो शेप ऐसा ही हमको हर सरफेस पे मिलेगा। ठीक है, और लंबाई है तो ये हमको सिलेंड्रिकल मिलेगा, तो बाहर से अगर अंदर जाएंगे तो सिलेंड्रिकल एज्यूम करके जाएंगे, स्फेरिकल हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर लंबाई है तो ऐसा कुछ लंबाई हमको मिलेगा। ठीक है, ऊपर से एज्यूम करो, पूरा फिगर हम नहीं बना सकते। ठीक है, तो सरफेस पे कितने बन रहे हैं ऐसे शेप हम नहीं काउंट कर सकते हैं, तो जब तक वो कहा नहीं जाए तब तक हम सरफेस टेंशन फोर्स से कैलकुलेट इसको आसानी से नहीं कर सकते। प्रेशर लेकिन कहीं वो से भी घुसो तो कोई कर रहा फर्क होगा नहीं ना, पड़ता। हाँ, वो एक्ट तो कर रहा होगा हेलो, ना। हाँ, उसी के कारण तो है ही। तो फिर सर प्रेशर से कैसे फोर्स आ गया वही वाला। ये एक्स्ट्रा फोर्स हमको लगाना पड़ रहा है, जैसे कि अगर हम लोग देखे थे एक्सेस प्रेशर फाइंड करे थे, तो एक्सेस प्रेशर कहाँ से आ रहा था बताओ? इधर से पी आउटसाइड, इधर से पी इनसाइड, फिर जो डिफरेंस आ रहा था वो इस सरफेस टेंशन की वजह से ही तो आ रहा था। यस सर। बोलो, हाँ, तो हम लोग तो उसको यस सर। कंसीडर कर ही लिए ना डिफरेंस में। यस सर। ठीक है, फिर तो हम लोग का
सरफेस टेंशन में इतना ही पढ़ना है। और ये सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी का है क्या उसमें, मॉड्यूल वाला जो सॉल्व कर रहे हो उसमें? ये सर वही तो है बस, और शुरू हुआ तो बहुत कम है। ठीक है, ठीक है, फिर उस पूरे को सॉल्व करो, खत्म करो। नेक्स्ट क्लास हम लोग इलास्टिसिटी शुरू करेंगे। और एचसी वर्मा में भी बना लेना फ्लूइड, और उसका नेक्स्ट जो चैप्टर था वो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर शायद करके, तो उसी में विस्कोसिटी मैकेनिकल हो गया। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हाँ, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज था, तो उसमें विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन हो गया। अब इलास्टिसिटी है तो उसको खत्म कर लेंगे, तो उसको भी खत्म करना है। ठीक है, ठीक है, फिर आज के लिए आयोडोप से कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है? जहाँ तक आप बोले थे उतना हो गया है। ठीक है, तो देखना पड़ेगा हमको, मैसेज कर देना, देख के बता देंगे। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, फिर एंड कर रहे हैं। थैंक यू सर।